नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। क्या छोटा राजन के बाद दाऊद इब्राहिम भी पकड़ना, उसको भी पकड़ना क्या मुमकिन हो गया है? दाऊद को पकड़ने पर सरकार ठोस बात करने से क्यों पीछे हटी है? राजन के पकड़े जाने के बाद दाऊद को पनाह पर क्या फंसेगा पाकिस्तान? आज हल्ला बोल में यही कुछ सवाल है। छोटे राजन के बाद क्या दाऊद अगला निशाना? दाऊद को पकड़ने पर सरकार कुछ साफ क्यों नहीं करती? एक बड़ा सवाल है ये। उसके अलावा एक और बड़ा सवाल आज हल्ला बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं। वो ये है कि क्या पाकिस्तान में घुसकर दाऊद पर हाथ डाल सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर घुसकर क्या दाऊद इब्राहिम के ऊपर हाथ डाला जा सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छी तरीके से हर एक को पता है किस तरीके से ओसामा बिन लादेन के ऊपर ये सब कुछ हुआ था। छोटा राजन के खुलासे से दाऊद पर मिलेंगे अहम सुराग, ये अपने आप में एक और सवाल है। आज हल्ला बोल में हम यही सवाल आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन क्या छोटा राजन के बाद देश के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की बारी है? सरकार इस कोशिश में लगी हुई है तमाम देशों में फैले दाऊद के नेटवर्क को काट दिया जाए। हालांकि छोटा राजन की गिरफ्तारी से दाऊद को पकड़ने का सिरा खोजना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे पाकिस्तान की पूरी पनाह मिली हुई है। ध्यान से देखें रिपोर्ट और उसके बाद एक बड़ी बहस। इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़ा यानी दाऊद इब्राहिम कब भारत की पकड़ में आएगा। हालांकि कई मर्तबा सरकार ने संकेत दिए कि वो दबोच लिया जाएगा और कई बार संदेह भी पैदा किया गया कि दाऊद का क्या होगा, कोई नहीं जानता। अब छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल फिर से सुलग उठा है कि दाऊद का नंबर कब आएगा। जैसे मैंने कहा ना, वो सरकार का प्रतिबद्धता को जाहिर किया है पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने, तो उससे सबको मैसेज जल्दी लाया जाएगा। अब जल्दी समय के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वो देखिए, वो बताने वाला चीज़ नहीं ना, वो चर्चा का विषय भी नहीं है। समय के बारे में लेकर के कैसे हम बता सकते हैं? लेकिन उनको कोशिश से सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार ये इशारा कर रही है कि दाऊद इब्राहिम भी जल्द ही भारत के कब्जे में आ सकता है। सरकार कोशिशों में जुटी हुई है। दाऊद को पकड़ने के लिए भारत ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से भी जानकारी साझा की है। सऊदी अरब से भारत समझौते कर चुका है। नवंबर में इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले प्रधानमंत्री इंग्लैंड और यूरोप से भी कुछ इसी तरह के समझौते करने में कामयाब हो सकते हैं, ताकि दाऊद के धंधे का नेटवर्क काटा जा सके। उसे पकड़ने में जुटी सरकार इशारों में कई बार संकेत दे चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। समझने वाले समझ जाएंगे। छोटा राजन को गुप्त सूचना के आधार पर बाली में गिरफ्तार किया गया। आज तक उसी गिरफ्तारी वाली जगह तक जा पहुंचा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक छोटा राजन दाऊद के खौफ में जी रहा था और वहां से निकलने की फिराक में था। इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक छोटा राजन को भारत लाने में अभी 18 दिन का वक्त लग सकता है। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India, because your family there and then your friends. But he said he don't want go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. जानकार मानते हैं कि छोटा राजन की गिरफ्तारी से दाऊद के गिरेवा में हाथ डालने की कोशिशों को आसानी से कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे पाकिस्तानी सेना और ISI की पनाहगाह मिली हुई है। खतरे की भनक लगते ही उसका ठिकाना बदल दिया जाता है। दूसरी बात ये कि गैंगस्टर के तौर पर लगभग खत्म हो चुके छोटा राजन के पास दाऊद से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं होगी। मंजीत सिंह नेगी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बहस है और सवाल खड़ा यह होता है कि क्या दाऊद इब्राहिम तक अब हम आसानी से पहुंच जाएंगे छोटा राजन की वजह से? कुछ सवाल हमारे सामने हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मीम अफजल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। दीपक शर्मा वरिष्ठ
पत्रकार जिन्होंने काफी रिसर्च की है, काफी मजबूती से दाऊद के ऊपर कई सारे सवाल रखते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ ए खान साहब आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जाहिर सी बात है, सरकार बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी से शुरुआत करते हैं। श्रीकांत जी, छोटा राजन पकड़ा गया, पहले डिस्कशन से पहले मैं एक चीज साफ कर दूं, मैं समझ सकता हूं कि सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, इसका खुलासा टेलीविजन पे नहीं होता है, ये बात हमारे समझ में आती है। लेकिन एक इंटेंट की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने चुनावों से पहले कहा था, लोकसभा चुनावों से पहले, कि हम दाऊद को लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोवर्ट ऑपरेशन होना चाहिए जैसे ओसामा बिन लादेन पे हुआ था। छोटा राजन पकड़ा गया, क्या ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है? देखिए, निश्चित रूप से निशान जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, जो कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये जो 1993 के जो सीरियल ब्लास्ट के जो मुख्य आरोपी हैं, जो अलग अलग देशों में पनाह लिए हुए हैं और अंदर पर्दे के पीछे से जो नेटवर्क चला रहे हैं, तो जो 20 साल से व्यक्ति मोस्ट वांटेड था, जिसको रेड कॉर्नर नोटिस था, तो 20 साल से जो व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है उसको हमारी एजेंसियों ने पकड़ा है। तो इससे सरकार की, जो आप इंटेंट की बात कर रहे थे, तो सरकार की इंटेंशन इससे स्पष्ट होती है कि सरकार सक्रिय है, सरकार अपना काम बखूबी अच्छे अंदाज में सरकार कर रही है। और जिस तरह से एजेंसियों ने इसको पकड़ा है, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत हमारी एजेंसियों की है, क्योंकि अगर आप अपराध की दुनिया की थोड़ी समीक्षा करें, जैसे कि हमारे एक पुराने मित्र आपके टीवी पे बैठे हैं दीपक जी, वो बहुत अच्छे से, बहुत लंबे समय से क्राइम को कवर करते रहे हैं, वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया है, सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी मां भारती के गद्दार हैं उनको किस तरीके से कानून के दायरे में लेकर आया जाए, उसकी एक शुरुआत हमारी गवर्नमेंट ने की है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने बकायदा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कब तक, बकायदा मनमोहन सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, कब तक ये लव लेटर्स का आदान प्रदान चलता रहेगा, सीधे सीधे कोवर्ट ऑपरेशन क्यों नहीं करते? अगर देखा जाए तो हमारी सरकार की भी कुछ रणनीति तो वही है जो पुरानी सरकार की रही। हमने ऐसा कौन सा एक्सेप्शनल काम कर दिया अभी तक? नहीं, दाऊद के लिहाज से आप एंकर हैं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार एक्टिव है, सरकार विजिबल है, सरकार प्रोएक्टिव है, और उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। आप जो बता रहे हैं, हम एक बार मैं चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया है छोटा राजन को, एक बार वो भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। Also, did he tell you something about his arch rival in the underworld called D Company? His arch rival, did he tell you about his underworld rivalry? Did he tell you that he's being framed? There's some conspiracy that he's caught? Yes, when we interrogate him, he tell that he have been joined to a gang in India, a gang, like that. He is joined? Yes, he's joined a gang in India. Did he tell you about the other gangs which are targeting him? He doesn't say anything, but we believe that he is the one in the red notice. Okay. And what else? You must have spent some time with him. What else did he tell you during the time you spent with him? He tell me that he want my help as a head of the CID in this police station, but I said to him, don't worry, because you are in you safe in our country, in Bali, in Denpasar, but you have to go back to India to responsible for the crime that you have done. Did he tell you anything about threat to his life, that he's scared about his life, maybe there could be attacks on his life? Yes, of course, because he said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India, because your family there and then your friends, but he said he don't want to go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. Scared. Yes. And what else happened during the interaction? Did he tell you something, anything interesting that might have, that must have shocked you in some way? Yes, I think the red notice is 1995. It is almost 15 years now.
and I think it's a long time for him to go another country. I think he is very scared. I think. छोटा राजन ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि तुम मेरी मदद करो जिम्बाब्वे जाने के लिए, मुझे भारत नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। दीपक शर्मा के पास में आ रहा हूं। मीम अफजल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जोगिंदर जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। ये समझने वाली बात है, छोटा राजन अपने आप में कितना बड़ा एक फैक्टर बन सकता है दाऊद को पकड़ने के लिए? क्या ये फैक्टर हो भी सकता है? देखिए निशांत, जहाँ तक अभी मैं श्रीकांत जी को सुन रहा था और उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, मैं इस पर थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा श्रीकांत जी के में। उपलब्धि सिर्फ एक ही हो सकती है और वो है दाऊद इब्राहिम। छोटा राजन पुलिस की नज़र में, कानून की नज़र में एक अपराधी है, फिजिटिव है, भगोड़ा अपराधी है, उसको ज़रूर लाना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मुझे वहाँ पर छोटा राजन कोई हाशिए पर दिखते हैं, वो सुर्खियों में नहीं दिखते। तो छोटा राजन को जिस संदर्भ में हिंदुस्तान लाया गया है, जो खबरें हमें अंडरवर्ल्ड से मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक दाऊद इब्राहिम का माना जा रहा है। इसमें कोई सीबीआई की उपलब्धि नहीं है। मतलब और जो काम ऑस्ट्रेलिया में रह के या जिम्बाब्वे में रह के जो काम हिंदुस्तान की एजेंसियों को पिछले 14 साल से वो कर रहा था, वो काम विदेश से बाहर रह के कर सकता है, वो जेल से नहीं कर सकता। तो ये कोई एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट नहीं है। हाँ, ये सही है कि 17-18 मामले चल रहे थे, जिसमें से 14-15 मामले जो मुंबई में हैं छोटा राजन के खिलाफ, उसमें ऑलरेडी जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आप जो बता रहे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपने एक बहुत बड़ी बात की है दीपक, और बहुत बड़ी बात आपने ये की है कि ये अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ज्यादा दिखाई देती है कि वो खैर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मीम अफजल जी, आपने सुना क्या श्रीकांत जी ने कहा, आपने सुना दीपक जी ने क्या कहा, अब आपका रिएक्शन क्या है मीम अफजल जी? देखिए, मेरा रिएक्शन ये है कि अभी चीज़ें बहुत साफ नहीं हैं। आज जो कुछ भी अखबारों रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह से अलग अलग तरह की स्टोरीज़ आ रही हैं, उससे एक बात बिल्कुल तय है कि ये अरेस्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट करके लाया गया है उसको। ये सरकार ने उसको कहीं पकड़ा नहीं है, बल्कि बातचीत करके खुद उसको एक रेस्क्यू करने की शायद कोशिश हो सकती है, उसको यहाँ ला करके। आपका दूसरा सवाल बड़ा अहम है कि क्या हम इस अरेस्ट को या छोटा राजन के हिंदुस्तान आने को कोई उपलब्धि इस सिलसिले में समझ सकते हैं कि हम कहीं दाऊद तक पहुँच सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि 22 साल से दाऊद का और छोटा राजन का ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ दुश्मनी का ताल्लुक़ रह गया है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे एक बात ये भी पता चलती है कि छोटा राजन एक स्पेंट फोर्स है, वो ताकत है जो खर्च हो चुकी है, वो काफ़ी बीमार है और शायद वो यहाँ आने के बाद सीधा हॉस्पिटल में ही दाखिल हो सकता है। जी, ये भी हो सकता है। मीम अफजल साहब, आप जो बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जोगिंदर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब एक अटेम्प्ट हुआ था दाऊद को असैसिनेट करने का, उसको खत्म करने का। एक अटेम्प्ट हुआ 2013 में, हालांकि तब भी सरकार कांग्रेस की थी। 2013 में जिनको प्लानिंग के तहत भेजा जा रहा था, उन्हीं को अरेस्ट करवा दिया जाता है और नरसिम्हा राव की सरकार में एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। ये क्या है मामला? दाऊद का इंटरनल नेटवर्क क्या इतना स्ट्रांग है? आपसे मैं जानूंगा एक ब्रेक के बाद। जोगिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ है, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। जोगिंदर जी, क्या कोई इंटरनल नेटवर्क है दाऊद का अपना हिंदुस्तान में इतना पुख्ता कि उस तक पहुंचने के सारे इरादे जो होते हैं, सारे मंसूबे होते हैं, वो नाकामयाब हो जाते हैं? नहीं, देखिए साहब, पहली बात मैं कहूँगा, जो डिबेट जारी थी, आप द ट्रेंड जारी थी, वो कहते जी इंडोनेशिया ने किया, कोऑपरेशन किया। ये 1995 में रेड कार्नर नोटिस इशू हुआ था। रेड कार्नर नोटिस महाराष्ट्र पुलिस के कहने से हुआ था, क्योंकि इसके खिलाफ मर्डर का कोई चार्ज नहीं है और बाकी सारे चार्जेस हैं, चीटिंग के, फ्रॉड के, धोखा देने के, थ्रेटनिंग के। और वो रेड कार्नर नोटिस सारे दुनिया की 189 कंट्रीज मेंबर हैं इंटरपोल के लिए। आई थिंक मैं उस टाइम एग्जीक्यूटिव कमेटी में था, तो ये सारी दुनिया में भेजा गया। उनको बोला इस डिस्क्रिप्शन का आदमी, ये इसके पास पासपोर्ट है, कहीं मिला जाए, इसको पकड़ लिया जाए। तो ये कह देना कि हिंदुस्तानी एजेंसियों ने काम किया, एक तो वो गलत बात है।
ये काम इंडोनेशियन पुलिस की ने किया एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम। और जहाँ तक एग्रीमेंट ना होने का सवाल है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि अबू सलीम पोर्चुगल के साथ हमारा एग्रीमेंट सर मैं थोड़ा रुकूंगा। अंडरस्टैंडिंग जोगिंदर जी, ये कुछ क्लैरिटी आपने दी, शुक्रिया, लेकिन मैं थोड़ा सा खबर को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं यहां पर, और मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। दीपक शर्मा के पास आऊंगा, हमारे जो खास मेहमान है उनके पास में आऊंगा। यहां पर आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन बकायदा योची शिमात्सु, जापान टाइम्स के एडिटर, उनका यह कहना है, वेन मैडसन, ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि सीआईए के लिए दाऊद इब्राहिम एक एसेट है। सीआईए की कई सारी सीक्रेट्स दाऊद इब्राहिम को पता है, इसलिए अमेरिका हमारे साथ कभी कोऑपरेट ही नहीं करेगा दाऊद को पकड़वाने के लिए। जो उसने उसामा के दरमियान किया था वो हम भूल जाएं। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कोई मदद कर सकता है दाऊद को पकड़ने।